नमस्कार साथियों, मेरा नाम है अशोक पांडे और मेरे चैनल जय विविध अशोक में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम इंडियन इकोनॉमी के मॉड्यूल सी में चैप्टर नंबर 26 का पार्ट 2 करेंगे। चैप्टर है आपका इंश्योरेंस कंपनीज़ के बारे में। इंश्योरेंस कंपनीज़ का डेवलपमेंट कैसे हुआ, इंश्योरेंस का डेवलपमेंट कैसे हुआ, उसका इतिहास क्या रहा है, ये हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया है। यहाँ पर हम जो इंश्योरेंस कंपनीज़ के लिए जो लेजिस्लेशन आए थे, यानी कि जो भी एक्ट वगैरह आए थे इंश्योरेंस कंपनी को गवर्न करने के लिए, उसके बारे में बात करेंगे इस लेक्चर में। ठीक है फ्रेंड, तो 3 एक्ट है फ्रेंड जिनके बारे में बेसिकली हमें जो है डिस्कस करना है। ये है, ठीक है। तो लेजिस्लेशन गवर्निंग ऑपरेशन ऑफ इंश्योरेंस कंपनी, इंश्योरेंस कंपनियां जो होती हैं उनके वर्किंग को, उनके ऑपरेशन को किस गाइडलाइन के तहत गवर्न किया जाता है। तो 3 एक्ट हैं फ्रेंड। पहला द इंश्योरेंस एक्ट 1938, दूसरा है द LIC एक्ट 1956 और तीसरा है GIBNA जनरल इंश्योरेंस बिजनेस नेशनलाइजेशन एक्ट 1972। इन 3 एक्ट के बारे में ही हमें पूरे इस लेक्चर में डिस्कस करना है। ओके, सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट एक्ट दैट गवर्न द एस्टेब्लिशमेंट एंड ऑपरेशन ऑफ इंश्योरेंस कंपनी इन इंडिया आर, यानी कि कुछ इंपॉर्टेंट एक्ट जो इंश्योरेंस कंपनी के बिजनेस को गवर्न करते हैं। द इंश्योरेंस एक्ट 1938, द LIC एक्ट 1956 और जनरल इंश्योरेंस बिजनेस नेशनलाइजेशन एक्ट 1972। ये 3 एक्ट है फ्रेंड्स। यहाँ पर इंडियन लाइफ एश्योरेंस कंपनीज एक्ट 1912 वाज द फर्स्ट स्टैट्यूटरी मेजर टू रेगुलेट द बिजनेस ऑफ इंश्योरेंस। इंश्योरेंस के बिजनेस को मतलब गाइडलाइंस लाने में जो सबसे पहला एक्ट आया है वो ये है इंडियन लाइफ एश्योरेंस कंपनीज एक्ट 1912। सबसे पहले यही एक्ट आता है 1912 में, फिर 1928 में एक्ट आता है, फिर वही एक्ट 1938 में जाता है। ठीक है, जिसकी हम यहाँ पर डिस्कशन करने वाले हैं। ओके, तो सबसे पहले जो एक्ट आया था वो 1912 में आया था, इंडियन लाइफ एश्योरेंस कंपनीज एक्ट 1912। फिर 3 एक्ट हैं जिनके बारे में हमें यहाँ पर डिस्कस करना है। पहला एक्ट इसमें से उठाएंगे कौन सा, द इंश्योरेंस एक्ट 1938, फिर LIC एक्ट 1956, ऐसे ही हम डिस्कस करते हुए चलेंगे। द इंश्योरेंस एक्ट 1938 की बात करें, दिस एक्ट कंसोलिडेटेड एंड अमेंडेड अर्लियर लेजिस्लेशन। जो पहले आए हुए गाइडलाइंस और रूल्स रेगुलेशन थे उनको जो है इसने इकट्ठा किया, मॉडिफाई किया। इट वाज इनेक्टेड इन 1938 विथ अ व्यू टू प्रोटेक्टिंग द इंटरेस्ट ऑफ द इंश्योरिंग पब्लिक। मतलब ये 1938 में बनाया गया था, किस लिए, ताकि जो आम जनता है उसको बचाया जा सके, जिनका भी इंश्योरेंस हो रहा है उनके लाभ को, उनके उद्देश्यों को सुरक्षित रखा जा सके। इट हैड कॉम्प्रिहेंसिव प्रोविजन फॉर डिटेल्ड एंड इफेक्टिव कंट्रोल ओवर एक्टिविटीज़ ऑफ इंश्योरर्स। मतलब इसमें डिटेल में गाइडलाइंस हैं कि कैसे इंश्योरर जो हैं, जो इंश्योरेंस कंपनियां हैं, उनकी एक्टिविटी को कंट्रोल कैसे किया जाएगा। द फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द अबव एन इंश्योरेंस विंग वाज इस्टेब्लिश्ड। तो इंश्योरेंस के बिजनेस को मैनेज करने के लिए एक इंश्योरेंस विंग बनाई गई, जो पहले मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के तहत काम करती थी, बाद में इसको ट्रांसफ़र कर दिएगा, अब ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के तहत आती है। ठीक है, तो इंश्योरेंस का काम कौन देखता है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस देखती है। पहले कौन देखता था, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स देखते थे। द एक्चुरियल एंड ऑपरेशनल मैटर्स वर लुक्ड आफ्टर बाय द कंट्रोलर ऑफ इंश्योरेंस। तो जो ऑपरेशनल मैटर्स थे इंश्योरेंस कंपनी का, वो कौन देख रहा था, कंट्रोलर ऑफ इंश्योरेंस को सौंपा गया इसमें। क्योंकि अभी इस समय IRDA नहीं बना हुआ है, हम 1938 की बात कर रहे हैं। IRDA मेरे ख्याल से 1956 वगैरह में, या हाँ नहीं 1999 वगैरह में आता है। ठीक है, तो इसमें देखो इस एक्ट में क्या क्या चीज़ें हैं। इस एक्ट ने कहा, इंश्योरेंस एक्ट 1938 क्या कहता है, रजिस्ट्रेशन करवाना जरूरी है, यानी कि एवरी इंश्योरर इज रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन अ सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन फ्रॉम कंट्रोलर ऑफ इंश्योरेंस बाय मेकिंग द पेमेंट ऑफ रिक्विजिट फीस। तो इस एक्ट में कहा गया कि जितने भी इंश्योरेंस कंपनियां हैं, इंश्योर करने वाले हैं, उनको सर्टिफिकेट रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। किससे मिलेगा, कंट्रोलर ऑफ इंश्योरेंस से मिलेगा, फीस पे करनी पड़ेगी, और इस रजिस्ट्रेशन को हर साल रिन्यू करने की बात कही गई थी इस एक्ट में। ध्यान दें, इस एक्ट की बात हो रही है, अभी के लिए ये गाइडलाइन नहीं है। इस एक्ट के 1938 एक्ट के तहत हम ये आपको बता रहे हैं। नहीं तो आप ये कहोगे सर क्या अभी जो कंपनियां चलती हैं क्या उनको भी कंट्रोलर ऑफ इंश्योरेंस से रजिस्ट्रेशन लेना, नहीं, दिस इज नॉट द केस। इस एक्ट के तहत ऐसा है। अकाउंट और ऑडिट की इन्होंने बात की इस एक्ट में। एन इंश्योरर इज रिक्वायर्ड टू मेंटेन सेपरेट अकाउंट ऑफ द रिसिट्स एंड पेमेंट्स, यानी कि जो पैसा आया है और जो पैसा गया है उसका सेपरेट अकाउंट मेंटेन करने की बात की। फॉर ईच क्लास ऑफ इंश्योरेंस, हर तरह के इंश्योरेंस के लिए, जैसे फायर इंश्योरेंस के लिए अलग
अकाउंट मेंटेन करो, मरीन के लिए अलग, मिसलेनियस के लिए अलग। इस तरीके से आपको अलग अलग कैटेगरी के अकाउंट बनाने की बात की गई, ठीक है। फिर आया कि अपार्ट फ्रॉम द रेगुलर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स द कंपनीज आर रिक्वायर्ड टू मेंटेन द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स इन रिस्पेक्ट ऑफ ईच क्लास ऑफ इंश्योरेंस। तो मतलब रेगुलरली आपको इंश्योरेंस फाइनेंशियल स्टेटमेंट तो बनाना ही है, ठीक है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट आपको रेगुलरली तैयार करते रहना होगा इन कंपनीज को। उसके अलावा भी कुछ और डॉक्यूमेंट हैं जो इनको तैयार करके रखना होगा फॉर ईच क्लास ऑफ इंश्योरेंस, है ना। इंश्योरेंस के हर एक क्लास के लिए, क्लास का मतलब आप समझ ही गए होंगे, मरीन का इंश्योरेंस अलग है, फायर का इंश्योरेंस अलग है ना, और नेचुरल कैलेमिटी का अलग है, लाइक दैट, ओके। अब यहाँ पर आ जाता है क्या, रिकॉर्ड ऑफ कवर नोट्स स्पेसिफाइंग द डिटेल ऑफ रिस्क कवर्स। मतलब कि कवर नोट जो है उसका रिकॉर्ड मेंटेन करना है, जिसमें बताया जाए कौन कौन से रिस्क कवर हैं। पॉलिसी का रिकॉर्ड मेंटेन करना होगा, प्रीमियम का रिकॉर्ड मेंटेन करना होगा, रिकॉर्ड ऑफ एंडोर्समेंट अगर कुछ हुआ है, रिकॉर्ड ऑफ बैंक गारंटी, रिकॉर्ड ऑफ क्लेम्स, है ना। उसके हमने क्लेम्स रजिस्टर, ये सारी चीज़ें इनको मेंटेन करके रखनी होगी। मतलब मेंटेन करके रखनी होगी मतलब इसको इन्हें रखना पड़ेगा, ऐसे नहीं कि उठा करके फेंक दिया, है ना। डेटा आपको मेंटेन करके रखना होगा, अगर ज़रूरत पड़े तो पूछा जा सकता है तो डेटा दिखाना पड़ेगा। जैसे बैंकों में होता है कि अगर कोई कस्टमर हमारे साथ रिलेशनशिप टर्मिनेट भी कर ले तो भी हम उसका रिकॉर्ड कुछ बरसों तक मेंटेन करके रखते हैं। लिमिटेशन ऑन मैनेजमेंट एक्सपेंसेस, तो इस एक्ट ने लिमिटेशन लगाई कि भाई मैक्सिमम कितना खर्चा जो है मैनेजमेंट कर सकता है, ठीक, इंक्लूडिंग कमीशन, तो इस पर लिमिट लगाई गई इस एक्ट में। उसके अंदर प्रोहिबिशन ऑन रिबेट, यानी कि रिबेट देने से मनाही की गई, छूट नहीं दी जा सकती है। एक्ट प्रोहिबिट करता है एनी पर्सन फ्रॉम ऑफरिंग एनी रिबेट ऑफ कमीशन आर रिबेट ऑफ प्रीमियम, यानी कि कमीशन पर रिबेट नहीं, छूट नहीं दी जा सकती है और प्रीमियम पर रिबेट नहीं जा सकता है। ये एक्ट इस चीज़ की मना करता है इस बारे में। और अगर कोई जो है इसका वायलेशन करता है तो उसे 5,000 रुपये तक का 5,000 रुपये तक की फ़ाइन लगाई जा सकती है। फिर है अगला, इसमें था पावर ऑफ इन्वेस्टिगेशन, द सेंट्रल गवर्नमेंट में एनी टाइम डायरेक्ट द कंट्रोलर और एनी अदर पर्सन बाय ऑर्डर टू इन्वेस्टिगेट द अफेयर ऑफ एनी इंश्योरर एंड रिपोर्ट टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया चाहे, सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो इनके ऊपर जो है जांच बिठाई जा सकती है। अब वो कंट्रोलर ऑफ इंश्योरेंस द्वारा भी किया सकता है या जिसको सेंट्रल गवर्नमेंट कह दे कि तुम इनकी जो है जांच करो और उसके बाद में रिपोर्ट करो सेंट्रल गवर्नमेंट के। तो ये इतनी खासियत थी जो है किसमें, इंश्योरेंस एक्ट 1938 की, ठीक है। द इंश्योरेंस एक्ट 1938। तो यहाँ पर हमने देखा कि भाई 3 एक्ट हैं जो इंश्योरेंस के बिजनेस को गवर्न करने में काम किए। इंश्योरेंस एक्ट 1938, LIC एक्ट 1956 और जनरल इंश्योरेंस बिजनेस नेशनलाइजेशन एक्ट 1972। तीनों के बारे में हमें बात करनी है। तो पहला था इंश्योरेंस एक्ट 1938, ठीक है। तो ये जो है कंसोलिडेट किया गया, इसने पुराने जो जितने भी रूल्स रेगुलेशन आए थे उन सबको इकट्ठा किया। 1938 में बना था ताकि जो है आम जनता को नुकसान ना होने पाए, उनके हितों की रक्षा की जा सके, ओके। इसमें कॉम्प्रिहेंसिव गाइडलाइंस हैं कि कैसे जो है इंश्योरर की एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करना है। इसी मतलब ये इंश्योरेंस के बिजनेस को एडमिनिस्ट्रेशन करने के लिए इंश्योरेंस विंग बनाई गई, जिसका जिम्मेदारी मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स को पहले सौंपी गई, बाद में वो ट्रांसफ़र करके मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस को दे दी गई कि इंश्योरेंस विंग का काम मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस देखेगा। उसके अंदर ऑपरेशनल मैटर वगैरह जितनी भी सारी एक्चुरियल और ऑपरेशनल मैटर्स को लुक इनटू किया जाता है कंट्रोलर ऑफ इंश्योरेंस द्वारा। एक्चुरियल मतलब होता है प्रोबेबिलिटी वगैरह यूज करके ये प्रीमियम वगैरह कितना होगा इन सब के बारे में बात करना, ठीक है। अब इसमें क्या क्या खासियत थी, तो रजिस्ट्रेशन की बात की इस एक्ट ने। जितनी भी कंपनियां इंश्योरेंस देना चाहती हैं उनको सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा, किससे, कंट्रोलर ऑफ इंश्योरेंस से, और उसके लिए फ़ीस देनी पड़ेगी और इसको रिन्यू भी करवाना होगा, हर साल रिन्यू करवाया जाएगा। अकाउंट और ऑडिट की बात की गई कि भाई जो है अकाउंट मेंटेन करना पड़ेगा आपको, सेपरेट अकाउंट पेमेंट और रिसिप्ट का मेंटेन करना पड़ेगा हर एक क्लास ऑफ इंश्योरेंस के लिए, फायर के लिए अलग, मरीन के लिए अलग, है ना, और एक्सीडेंट के लिए अलग, लाइक दैट। उसके बाद में इन्होंने रेगुलर फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें सेव करके रखनी होगी, डॉक्यूमेंट मेंटेन कर रखना होगा, जैसे रिकॉर्ड ऑफ पॉलिसी, प्रीमियम का, एंडोर्समेंट का, बैंक गारंटी, क्लेम्स रजिस्टर, ये सारी चीज़ें इनको मेंटेन करके रखनी होगी। फिर इस एक्ट में मैनेजमेंट कितना खर्चा कर सकता है किसी भी इंश्योरेंस कंपनी का, उस पर एक लिमिट लगाई कि मैक्सिमम इतना खर्चा किया जा सकता है। रिबेट पर प्रोहिबिशन लाया गया, यानी कि एक हद से ज़्यादा आप रिबेट ऑफर नहीं दे सकते हैं, चाहे वो कमीशन हो चाहे वो प्रीमियम पर हो, ठीक है। जो भी व्यक्ति अगर गलती मतलब इसमें गिल्टी होता है, यानी कि गलती करता है, तो उसको जो है
अगर वो रिबेट देता है मनाही के बावजूद तो उसके ऊपर 5,000 रुपये तक की फाइन लगा सकती है, अप टू 5,000। इन्वेस्टिगेशन की पावर किसके पास है इंश्योरेंस कंपनी में? इस एक्ट के तहत सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर दी गई थी कि वो जो है कंट्रोलर ऑफ इंश्योरेंस या किसी को बोल करके इन कंपनियों का वो जो है ऑडिट करवा सकता है, ठीक है। और जो भी रिजल्ट आएगा उसको सेंट्रल गवर्नमेंट को रिपोर्ट किया जाना चाहिए। फिर आता है फ्रेंड्स हमारा दूसरा एक्ट, द LIC एक्ट 1956, लाइफ इंश्योरेंस। In 1956, the management of the life insurance business of all the insurers and provident societies then operating in India was taken over by the central government and these businesses were nationalized। तो हमने देखा था कि भाई 1956 में जब LIC बना तो 245 जो है मतलब इंडियन और फॉरेन और जो सोसाइटीज़ थी प्रोविडेंट सोसाइटीज़, इनको मिला करके ही LIC को इस्टेब्लिश किया गया था। LIC जो है फॉर्म की गई सितंबर 1956 में और इसमें कैपिटल कितना कंट्रीब्यूट किया गया? 5 करोड़ रुपए। किसके द्वारा? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा, ठीक है। तो जो ये रेड में होता है फ्रेंड्स ये थोड़ा इंपॉर्टेंस रखता है। LIC कब फॉर्म हुआ है? सितंबर 1956 में। कैपिटल कंट्रीब्यूशन कितने का किया था? 5 करोड़ रुपए का किया गया था। द ऑब्जेक्टिव ऑफ LIC वर टू कंडक्ट द बिजनेस in a spirit of trusteeship, to charge premium not higher than warranted, to invest the fund for obtaining maximum yield for the policy holder consistent with the safety of capital। तो LIC का उद्देश्य क्या था? बिजनेस करना, लेकिन एक इन स्पिरिट ऑफ ट्रस्टीशिप यानी एक ट्रस्टी का काम करेगा, लोगों के पैसे का रखवाला बनेगा, ठीक है। मिनिमम चार्ज जो है मतलब मिनिमम प्रीमियम वो चार्ज करेगा, लोगों से प्रीमियम कम से कम वसूला जाएगा, जितना बहुत ज़रूरी हो उतना ही वसूला जाएगा। और जो भी पैसा LIC के पास आएगा उसको इन्वेस्ट करना है जहां से मैक्सिमम रिटर्न मिल सके, मैक्सिमम यील्ड मिल सके, लेकिन साथ ही साथ में पॉलिसी होल्डर के पूंजी की भी सेफ्टी रहनी चाहिए। मैक्सिमम यील्ड मिलनी चाहिए लेकिन पूंजी भी सेफ रहनी चाहिए। ऐसा ना हो कि सहारा में इन्वेस्ट कर दिया और डूब जाए, दिस शुड नॉट हैपन, ठीक है। उसके बाद में LIC ऑफ इंडिया वाज वेस्टेड विद द एक्सक्लूसिव प्रिविलेज टू ट्रांजैक्ट लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस इन इंडिया। भाई है ना, ये हमने देखा था कि LIC की मोनोपोली चल रही थी, लाइफ इंश्योरेंस का बिजनेस सिर्फ यही संभाल रहे थे, ठीक है। और ये ख़त्म कब हुआ? जब जो है अमेंडमेंट किया गया 1999 में और प्राइवेट सेक्टर की कंपनियों को अलाउ किया गया, तब LIC की मोनोपोली खत्म हो जाती है। सेक्शन 37 जो है एक्ट का, LIC एक्ट 1956 का सेक्शन 37 क्या करता है? आल्सो प्रोवाइड सेंट्रल गवर्नमेंट गारंटीज फॉर सम्स एश्योर्ड एंड बोनसेस डिक्लेयर्ड अंडर LIC पॉलिसी। तो सेक्शन 37 जो है एक्ट का वो प्रोवाइड करता है सेंट्रल गवर्नमेंट की गारंटी जो भी सम एश्योर्ड है और बोनस डिक्लेयर किए जाते हैं LIC पॉलिसी के तहत। यानी कि LIC पॉलिसी के तहत जो भी सम एश्योर्ड है और जो भी बोनस डिक्लेयर किए जाते हैं वो सारे के सारे इंश्योर्ड हैं, गारंटीड हैं। किसके द्वारा? सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा उसकी गारंटी दी जाती है ना। जैसे जो भी हम इंश्योरेंस करवाते हैं तो उसमें एक अमाउंट होता है सम एश्योर्ड, बोलते हैं कि सर ये 5 लाख की सम एश्योर्ड है। इसका मतलब कि अगर आप इस LIC को सरेंडर करेंगे तो आपको 5 लाख रुपए जरूर मिलेंगे। जो 5 लाख रुपए मिलेंगे इस बात की गारंटी कौन देता है? सर केंद्र सरकार देती है। कौन देता है? केंद्र सरकार देती है। जैसे हमारे सेविंग अकाउंट करंट अकाउंट में जो पैसा होता है इसको जो है इंश्योरेंस कौन देता है? DICGC है ना, DICGC देता है 5 लाख रुपए तक का, है ना। इसका इंश्योरेंस है, इसकी गारंटी यही देता है। सिमिलरली इंश्योरेंस में जो सेक्शन 37 है LIC एक्ट 1956 का, वो बोलता है कि केंद्र सरकार गारंटी देती है कि जो भी सम एश्योर्ड की बात की जा रही है LIC द्वारा उसको गारंटीड बाई सेंट्रल गवर्नमेंट है और जो भी बोनस दिया जाएगा वो भी गारंटीड बाई सेंट्रल गवर्नमेंट है, ठीक है। बोनस का क्या मतलब है? बोलते हैं कि जैसे नहीं कि मनी बैक स्कीम हो गई या कोई बोनस वगैरह मिलना है तो वो सारी चीज़ें भी गारंटी रहती हैं। और ये बात जो यहाँ पर गारंटी की है ये यूलिप प्लान में नहीं लागू होती है, यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान में ये बातें नहीं लागू होती। सेंट्रल गवर्नमेंट यहाँ गारंटी नहीं देती है। क्यों नहीं देती है? क्योंकि ये यूनिट लिंक्ड है, यानी कि शेयर मार्केट में पैसा इन्वेस्ट किया जा रहा है, वहाँ रिटर्न की भरोसा नहीं होता कि कितना रिटर्न मिलेगा कितना नहीं मिलेगा। आप अगर FD करवाते हैं तो फिक्स है कि 6% मिलेगा, 7% मिलेगा, पर मिलेगा। लेकिन अगर आप शेयर मार्केट में पैसे डालते हैं तो कोई भरोसा नहीं कितना रिटर्न मिलेगा। तो इसलिए इन स्कीमों पर यूलिप स्कीम बोलते हैं, यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान पर, इन पॉलिसी पर ये बात लागू नहीं होती है। सेक्शन 38 क्या कहता है? सेक्शन 37 हमने देखा ही था कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया गारंटी देती है। सेक्शन 38 ऑफ द एक्ट प्रोवाइड द LIC कैन नॉट बी टर्मिनेटेड बाई एनी लॉ रिलेटिंग टू वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनीज और कॉरपोरेशन। यानी LIC को बंद नहीं किया जा सकता है कंपनीज के वाइंड अप की गाइडलाइन के, जब तक कि सेंट्रल गवर्नमेंट कोई ऐसा आदेश ना पारित करे। यानी कि किसी का मन होता है तो वो LIC को ख़त्म नहीं कर सकता है जब तक कि सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से खुद ही ऐसी
इच्छा जाहिर ना की जाए, ऐसा कोई आदेश ना आ जाए। तो ये इसकी खासियत थी। फिर आ जाता है आपका तीसरा एक्ट। ठीक है, तो हमने यहाँ पर LIC एक्ट की बात की फ्रेंड। देखिए यहाँ LIC एक्ट में हमने देखा कि 1956 में जितने भी ये छोटे छोटे जो है इंडियन कंपनीज या फॉरेन कंपनीज थी या प्रोविडेंट सोसाइटीज़ वगैरह थी, इन सबको मिला करके नेशनलाइजेशन किया गया और उसी के तहत लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन LIC का उद्भव होता है, फॉर्मेशन होती है। ठीक है, सितंबर 1956 में, सितंबर 1956 में। और इसमें पूंजी जो कंट्रीब्यूट की गई थी वो 5 करोड़ रुपए की कंट्रीब्यूट करी गई थी। LIC का ऑब्जेक्टिव क्या था? LIC का ऑब्जेक्टिव था टू कंडक्ट द बिजनेस को कंडक्ट करना, ट्रस्टीशिप के तौर पर, यानी ट्रस्ट के तौर पर बिजनेस को कंडक्ट करना, टू चार्ज प्रीमियम चार्ज करना नॉट हायर देन वारंटेड, ऐसा प्रीमियम चार्ज करना जो एक हद से ज़्यादा ना हो। साथ ही साथ में पैसे को, जो भी फंड आता है जनता की तरफ से प्रीमियम, उसको ऐसी जगह इन्वेस्ट करना जहाँ से ज़्यादा रिटर्न मिल सके किसको? पॉलिसी होल्डर को, लेकिन पूंजी भी सुरक्षित रहनी चाहिए, पैसा डूबना नहीं चाहिए। तो ये सारी चीज़ें LIC का ऑब्जेक्टिव थी। ठीक है, उसके बाद में एक्सक्लूसिव यानी कि लाइफ इंश्योरेंस का पूरा अधिकार सिर्फ जो है LIC को दिया गया था कि लाइफ इंश्योरेंस का काम सिर्फ LIC देखेगी। लेकिन 1999 में एक्ट में मॉडिफिकेशन किया गया, इसी एक्ट में, LIC एक्ट में, और उसके बाद में ये अधिकार खत्म हो गया। सेक्शन 37 जो एक्ट का, LIC एक्ट 1956 का सेक्शन 37 कहता है कि जो भी सम एश्योर्ड या बोनस वगैरह डिक्लेयर किए जाते हैं LIC द्वारा, उसकी गारंटी प्रोवाइड की जाती है किसके द्वारा? सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। लेकिन ये गारंटी यूलिप पर लागू नहीं होती है, यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान पर ये लागू नहीं होती है। सेक्शन 38 कहता है इस एक्ट का कि LIC जो है नहीं प्रोवाइड कर, मतलब LIC को टर्मिनेट नहीं किया सकता है किसी भी लॉ के तहत जब तक कि सेंट्रल गवर्नमेंट खुद ऐसा आदेश ना पारित कर दे। यानी कि हम ऐसा नहीं कि LIC एक कंपनी उसको बंद कर दें, दिस इज नॉट गोइंग टू हैपन अनटिल अनलेस कि सेंट्रल गवर्नमेंट खुद ऐसा आदेश पारित करे। ठीक है, फिर आता है जनरल इंश्योरेंस बिजनेस नेशनलाइजेशन एक्ट 1972। ये तीसरा एक्ट है और लास्ट एक्ट भी है हमारा। ठीक है, दिस एक्ट केम इनटू फोर्स फ्रॉम 1 जनवरी 1973। 1 जनवरी 1973 से लागू हुआ जनरल इंश्योरेंस बिजनेस नेशनलाइजेशन एक्ट। ठीक है, द जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया GIC बीकेम द होल्डिंग कंपनी विथ 4 सब्सिडरीज। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ कि इस एक्ट के तहत GIC बनाया गया, जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया बनाया गया, जो कि होल्डिंग कंपनी बनी और इसकी 4 सब्सिडरीज हैं। चारों सब्सिडरीज के बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं, पर फिर भी एक बार और देखिए। ये 4 कंपनीज हो गई हमारी। यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी जिसका हेड ऑफिस कहाँ है? मद्रास में। ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी जिसका हेड ऑफिस कहाँ है? न्यू दिल्ली में। नेशनल इंश्योरेंस कंपनी कहाँ है? हेड ऑफिस उसका कलकत्ता में है ना, और कोलकाता। और न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी, इसका हेड ऑफिस कहाँ है? बॉम्बे में, है ना। तो ये 4 कंपनियाँ हैं। ये GIC थी, कौन सा? जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, GIC बनी, इसकी 4 सब्सिडरीज ये बनी थी। ठीक है, बाद में इनको इंडिपेंडेंट कंपनी डिक्लेयर कर दिया गया, लेकिन इस एक्ट के तहत जो हुआ था वो यहाँ पर बताया आपको जा रहा है। अब इस एक्ट का उद्देश्य क्या था? व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव? टू प्रोवाइड फॉर एक्विजिशन ऑफ द शेयर्स ऑफ एग्जिस्टिंग जनरल इंश्योरेंस कंपनी। मतलब इसमें व्यवस्था की गई ताकि जो पहले से एग्जिस्टिंग जनरल इंश्योरेंस कंपनी है उनके शेयर को एक्वायर किया सके, खरीदा जा सके। ओके, टू इस्टेब्लिश द GIC, जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन को इस्टेब्लिश करने के लिए भी से इस एक्ट को लाया गया था। किसने इस्टेब्लिश किया? सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा किया गया था। किसके तहत? कंपनीज एक्ट 1956 के तहत किया गया। ठीक है, तो GIC एक कंपनी है, तभी तो कंपनीज एक्ट 1956 के तहत इसे रजिस्टर किया गया है ना। पूछ लेते हैं कई बार कि GIC क्या है? एक ट्रस्ट है, एक सॉवरजीन एंटिटी है, या फिर जो है एक पार्टनरशिप फर्म है, ऐसा पूछ लेते हैं, या स्टेचुरी फर्म है, ऐसा पूछ लेते हैं। तो ध्यान रखें कि GIC जो है एक कंपनी है, 1956 एक्ट के तहत बनी हुई है। कंपनीज एक्ट 1956 के तहत इसे बनाया गया है। अथराइज शेयर कैपिटल इसकी कितनी थी? 75 करोड़। LIC में कितनी थी? ध्यान रखिएगा, 5 करोड़ रुपए की पूंजी के साथ उसे शुरू किया गया था LIC को। यहाँ पर अथराइज शेयर कैपिटल 75 करोड़ रुपए की थी GIC की। ठीक है, इसका काम और भी कुछ था। कौन कौन से काम करना था? टू एड, असिस्ट एंड एडवाइज द कंपनीज इन द मैटर ऑफ सेटिंग अप ऑफ स्टैंडर्ड्स इन द कंडक्ट ऑफ जनरल इंश्योरेंस बिजनेस। तो ये मतलब GIC का मतलब इस जो एक्ट था इसके तहत हेल्प करना, सहायता करना, सलाह देना कंपनीज को सेटिंग अप ऑफ स्टैंडर्ड, मतलब जनरल इंश्योरेंस के बिजनेस में कैसे जो है काम किया जाना है, उसका स्टैंडर्ड सेट करने की जिम्मेदारी इस एक्ट में दी गई थी। टू इनकरेज हेल्दी कंपटीशन अमंग द कंपनीज एज फार एज पॉसिबल, कंपनियों के बीच में हेल्दी कंपटीशन को बढ़ावा देना भी उद्देश्य था इस एक्ट का। टू इंश्योर दैट नो पर्सन शैल टेक इंश्योरेंस इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी प्रॉपर्टी
इन इंडिया विथ एन इंश्योरर हुज प्रिंसिपल रजिस्टर्ड ऑफिस इज आउटसाइड इंडिया। साथ ही साथ में ये एक्ट मना करता है कि अगर कोई इंश्योरेंस कंपनी है जिसका हेड ऑफिस रजिस्टर्ड ऑफिस इंडिया के बाहर है तो ऐसी कंपनियों से आप इंश्योरेंस ना लें। ठीक है, तो कोई भी पर्सन किसी भी प्रॉपर्टी के अगेंस्ट में इंश्योरेंस ना ले। ठीक है, अगर उसका जो कंपनी है उसका रजिस्टर्ड ऑफिस आउटसाइड इंडिया है तो ये सारी चीज़ें जो है इस एक्ट के तहत बताई गई, कही गई। ठीक है, तो यहाँ पर हमने लास्ट टॉपिक भी पढ़ लिया है, लास्ट एक्ट भी एक बार फिर से देखते हैं। जनरल इंश्योरेंस बिजनेस नेशनलाइजेशन एक्ट 1972 आया। इसके तहत जीआईसी इस्टेब्लिश किया गया, या ये जो एक्ट आया है इफेक्टिव हुआ 1 जनवरी 1973 से ये एक्ट इफेक्टिव हुआ। इसी के तहत जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया जीआईसी को इस्टेब्लिश किया गया और इसमें होल्डिंग कंपनी बनी जीआईसी और इसकी 4 सब्सिडरीज बनी। कौन कौन सी? यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस, ओरिएंटल इंश्योरेंस, नेशनल इंश्योरेंस, न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी। ये सारी 4 कंपनियां बनी। इनके रिस्पेक्टिव हेड ऑफिस भी दे रखे हैं। यूनाइटेड इंडिया का मद्रास में है, ओरिएंटल वाले का न्यू दिल्ली है, नेशनल इंश्योरेंस का कोलकाता है और न्यू इंडिया एश्योरेंस का बॉम्बे है। ठीक है, बाद में इन चारों कंपनियों को इंडिपेंडेंट कंपनी का दर्जा दे दिया गया। उद्देश्य क्या था इसका? तो जो भी एग्जिस्टिंग इंश्योरेंस जनरल इंश्योरेंस कंपनियां हैं उनके शेयर को एक्वायर किया जा सके, इसकी व्यवस्था की गई। उसके बाद में जीआईसी इस्टेब्लिश किया गया। जीआईसी इस्टेब्लिश किया गया सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। किसके तहत? कंपनीज एक्ट 1956 के तहत जीआईसी बनाई गई और इसमें इनिशियल अथराइज शेयर कैपिटल कितनी थी? 75 करोड़ रुपए की थी। इसका उद्देश्य था हेल्प करना, एडवाइस करना कंपनीज को कि कैसे जो है जो इंश्योरेंस जनरल इंश्योरेंस का बिजनेस है उसको कैसे स्टैंडर्ड तरीके से हैंडल किया जाए। साथ ही साथ में हेल्दी कंपटीशन को बढ़ावा देना, टू इनकरेज हेल्दी कंपटीशन एमंग द कंपनीज एज फार एज पॉसिबल, हेल्दी कंपटीशन करवाना। ठीक है, उसके बाद में इंश्योर करना कि कोई भी व्यक्ति इंश्योरेंस ना ले किसी ऐसी कंपनी से जिसका रजिस्टर्ड ऑफिस आउटसाइड इंडिया हो। तो ये सारी चीज़ें जो है यहाँ पर की गई इस एक्ट के तहत। ठीक है फ्रेंड, तो हमने कुल मिलाकर के यहाँ पर इस पर्टिकुलर लेक्चर में देखा कि कौन कौन से एक्ट हैं जिनके तहत जो है इंश्योरेंस बिजनेस को बढ़ावा मिला है। ठीक है, एक और लेक्चर करेंगे फ्रेंड्स और उसी के साथ में हमारा ये पूरा चैप्टर कवर हो जाएगा। होप है फ्रेंड्स आपको पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया है तो लाइक वगैरह करें, शेयर सब्सक्राइब करें फ्रेंड्स, जो है सपोर्ट करें मुझे। कुल मिलाकर के मैं जो कहना चाहता हूँ कि प्लीज़ सपोर्ट करिए, सब्सक्राइब वगैरह करिए। थैंक यू सो मच।